मुरली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का। जो भी साइंस से अभी लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट करके आपको इसमें डाला गया है, जो एग्ज़ाम में अधिक बार पूछा गया है। और ये वीडियो हमारा सेकेंड है। फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना ज़रूर है कि 98% आपका क्वेश्चन अगर पूछा तो यहाँ से आने की संभावना है। तो इसे आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन निम्न में होता है, यानी श्रम विभाजन किस में होता है? केवल एक कोशिकीय जीव में होता है, केवल बहुकोशिकीय जीव में होता है, न तो एक कोशिकीय जीव में और न ही बहुकोशिकीय जीव में। आपका लास्ट है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में होता है। तो राइट आंसर आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में होता है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा देखेंगे कि श्रम विभाजन होता क्या है। श्रम का मतलब आपको पता होगा काम करना। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसे हम लोग श्रम बोलते हैं। विभाजन का मतलब होता है काम को अलग अलग टाइप से बांट के करना, यानी सब लोग का अपना अपना काम होता है। उसी तरह से शरीर के में जो भी कोशिका है, अंग है या ऊतक है, सबका अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम करता है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि श्रम विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा करना। तो ये 3 स्तर पे किया गया है। कोशिका के स्तर पे, कोशिका के स्तर पे। तो कोशिका के स्तर पर अगर बात करें हम लोग तो होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका काम होता है एटीपी का निर्माण करना। एटीपी का निर्माण करके हमारे शरीर को देना। इसे ही हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है ये। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया जो होती है कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट हमारा होता है राइबोसोम। राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तीसरा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, और केंद्रक होता है। केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक क्या करता है कि ये जो कोशिका है इसका पूरा जानकारी ये रखता है। इसके अंदर होता है कि कौन कोशिका क्या है, किसका काम क्या है, किसको कितना बढ़ना है, ये सब जानकारी केंद्रक के पास होता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के हर एक कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसका काम है नियंत्रण करना, किसे? कोशिका का। हमारा सेकेंड होता है ऊतक। सेकेंड क्या है? ऊतक। ऊतक की अगर बात करें तो ऊतक तो कोशिकाओं के मिला के, विभिन्न कोशिकाओं के मिला के ऊतक का निर्माण होता है। लेकिन ऊतक में फिर क्या आता है? हमारा हृदय। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना हृदय का काम है। सेकेंड होता है इसमें फेफड़ा। फेफड़ा का क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना फेफड़े के कारण होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। तीसरा इसमें होता है पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका का मतलब होता है शरीर में जो हम लोग गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो किसके कारण? पेशीय कोशिका के कारण ही जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें है ऊतक हो गया, कोशिका हो गया, ऊतक हो गया। अब बचा अंग। अंग में क्या होता है? अंग की बात करें तो इसमें पाचन तंत्र होता है। क्या हम लोग खा रहे हैं उसका कैसे पाचन होगा, वहाँ से क्या हमको मिलेगा, सब यहाँ पे आपका काम होता है पाचन तंत्र में। दूसरा होता है आपका परिसंचरण तंत्र में। संचरण
तंत्र में होता है। इसमें क्या होता है, हृदय और रक्त वाहिका होता है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ का एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत खास है। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप कॉपी पर इसे लिख लीजिएगा। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है। तो कौन सी कोशिका आकार बदलती है, तो ये दो तरह की कोशिका होती है, दो प्रकार की होती है कोशिका। एक कोशिका आपका अमीबा होता है, अमीबा आकार बदलने में। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी कोशिका, यानी इसको हम लोग श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। इसको ही हम लोग ल्यूकोसाइड बोलते हैं, ल्यूकोसाइटस बोलते हैं इसको ही। इसका काम क्या होता है, शरीर को जीवाणु और जीवाणु और वायरस आदि संक्रमण से शरीर को बचाना, जिसके कारण इसका आकार बदलते रहता है, आकार इसका बदलता रहता है। अब अमीबा की बात करें तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता है अमीबा का। क्योंकि यह भोजन को प्राप्त करने के लिए पकड़ने के लिए क्या करता है, अपना आकार को ये बदलता है, ये ऐसे ही बन गया। दूसरा होता है कि ये गति करने के लिए अपना आकार को बदलता है, क्योंकि इसमें पैर नहीं होता है, इसमें एक झूठा पैर होता है जिसके माध्यम से ये अपना गति करता है। तो अमीबा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमीबा, राइट आंसर अमीबा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। अब बात करें चिकनी पेशियाँ, तो ये चिकनी पेशियाँ क्या करती है कि ये अनैच्छिक कार्य करती है। अनैच्छिक कार्य का मतलब होता है अनैच्छिक कार्य, अनैच्छिक पेशी भी इसको बोलते हैं। अनैच्छिक का मतलब होता है जो अपने इच्छा से ना हो, ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते रहे, आपका इच्छा हो तब भी करे, ना हो तब भी करे, ऐसे काम को हम लोग अनैच्छिक पेशीय कार्य बोलते हैं। तो चिकनी पेशीय अपना काम करता है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन है सूत्रकणिका, ऑप्शन बी है हरित लवक, ऑप्शन सी है लयनकाय, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक क्या है, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, क्लोरोफिल पौधा को कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है। और इसका काम क्या है, ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। इसका काम है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्लोरोफिल का निर्माण कौन सा तत्व से होता है, तो मैग्नीशियम से होता है, मैग्नीशियम से होता है। अगर बात करें ये किस गैस से नष्ट होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से नष्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ये नष्ट होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, ये सूर्य का कितना % रोशनी को ऑब्जर्व करता है, तो 1%। सबसे अधिक किस प्रकार की किस प्रकार की प्रकाश को, तो लाल सबसे अधिक और नीला
का ऑब्जर्व करके अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। आपको इतना जानकारी हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा लयन काय। लयन काय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। लयन काय को ही हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं, या इसका अन्य नाम है लीनियस। लीनियस इसका नाम है। इसे ही हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या हत्या की थैली बोला जाता है। आत्महत्या की थैली इसे हम लोग बोलते हैं। इसका काम अगर बात करें तो ये शरीर की जो क्षतिग्रस्त जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसको नष्ट करता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। केंद्रक का काम क्या है, कोशिका को नियंत्रित करना। सूत्र कणिका को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इसका काम होता है एटीपी का निर्माण करना। सेकेंड होता है शोषण की क्रिया। इसमें क्या होती है, संपन्न होती है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है एंड इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम का आपको मालूम होगा कि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। खुद का डीएनए और राइबोसोम आपको हरित लवक में होता है, सूत्रकणिका में भी होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और डीएनए और राइबोसोम आपका केंद्रक में भी होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका ऑप्शन दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, रक्त कोशिका और वसा कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका होता है। रक्त कोशिका ये संयोजी ऊतक है, संयोजिक ऊतक है। इसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। मतलब एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ के रखना इसका काम है। नेक्स्ट हमारा जीवन की मूल इकाई क्या है। जीवन की मूल इकाई हमारा कोशिका है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद सबसे पहले क्या बनता है, कोशिका ही बनता है। उसके बाद हड्डी, रेशा, ऊतक आदि बनता है। इसलिए जीवन की मूल इकाई हमारा कोशिका है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलकर कौन सा गैस देता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक अम्ल और मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन या कार्बन के अपरूप को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका अपरूप 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हीरा 700 डिग्री ऊपर पे ये जलता है। दूसरा होगा ग्रेफाइड और तीसरा होगा फुलरीन। इस सब को अगर जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बिना बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो राइट इसमें क्या होता है, अपघटन की अभिक्रिया होता है। अपघटन की अभिक्रिया का जस्ट उल्टा क्या होता है, संयोजन की अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है अपघटन की अभिक्रिया। अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करें कि 2 तत्व मिलकर, तत्व ए और बी मिलके क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। तत्व ए और बी मिलके एक यौगिक का निर्माण होता है। विघटन अभिक्रिया की अगर बात करें कि एक यौगिक को जब उसको विद्युत अपघटन या सूर्य की रोशनी में उसको या गर्म करके उसको जब उसमें से एक तत्व को अलग किया जाता है तो वो अपघटन अभिक्रिया होता है।
ए और बी में वो कन्वर्ट होता है, तो इसलिए एक दूसरे के ये विपरीत होता है। अब बात करेंगे कि चूने की पानी, चूने का पत्थर में जो पानी मिला हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, तो बच क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। कैल्शियम ऑक्साइड बचता है, जिसका सूत्र होता है CaO होता है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। तो राइट, आपको आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये आपका होता है दो प्रकार के, विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये होता है जैसे एक ए प्लस ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी। तो ये आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे इसकी अगर बात करें, अगर लोहा में हम लोग कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक नीला तत्व है। लोहा में कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, प्लस में कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। क्योंकि कॉपर से ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, आयरन होता है, इसलिए कॉपर का स्थान आयरन ले लेता है, इसलिए आयरन सल्फेट बन जाता है, प्लस में कॉपर बन जाता है। ये कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया होता है कि अपने पावरफुल मतलब अपने से कमज़ोर इंसान को वहाँ से हटा के और अपने खुद वहाँ बैठ जाना, ये होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है। तो अभी बताएं हैं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 में अगर डुबाते हैं तो कॉपर सल्फेट की नीला का बात करें तो इसका रंग की बात करें तो ये नीला होता है, इसलिए इसे हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। नीला थोथा इसको बोला जाता है। नीला थोथा की अगर बात करें तो उसको हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका रंग नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन मतलब लोहा को डालते हैं तो ये बन जाता है आयरन सल्फेट, प्लस कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयरन कॉपर के अपेक्षा ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कॉपर के स्थान पर आयरन चला जाता है, इसलिए आयरन सल्फेट। तो इसमें विस्थापन किसका हुआ, कॉपर का हुआ। तो राइट आंसर आपका कॉपर हो जाएगा। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान में क्या होता है, तो उसका तापमान समान रहता है। कैसे, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये पिघल ही जाए तो इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय को पहचानिए। एक, नर युग्मक डैश और मादा युग्मक डैश का संलयन डैश बनता है, जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं का गुच्छा उत्पन्न करता है। तो कोशिकाएं शरीर में ऊतकों का डैश है। तो नर युग्मक से क्या बनता है, हमारा शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु। मादा युग्मक से क्या निकलता है, अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु का जब क्या होता है, निषेचन होता है, निषेचन होता है तो हमारा यहाँ युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद क्या बनता है, हमारा भ्रूण बनता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और शब्द के उस समुच्चय को पहचानिए जो दिए गए क्रम में रिक्त स्थान की सही
प्रकार पूर्ति करता है। तो मानवों में नर हार्मोन या डैश और मादा हार्मोन या डैश ग्रंथि द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो मानव नर में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन तो स्त्री में निकलता है। तो आपका 3 ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका कट जाएगा, बचा 3 ऑप्शन। मादा हार्मोन कौन सा होता है आपका? एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन सेकेंड में भी है, ये आपका 4 में ये नहीं होगा, तो एस्ट्रोजन होगा। और नर हार्मोन मादा हार्मोन को कौन सा नियंत्रित करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेढक में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है? हार्मोन उत्तरदायित्व है तो थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयोडीन बनता है। आयोडीन के कारण ही मेढक क्या करता है? आपका अपना प्रजनन कर पाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अब हम लोग इसमें थर्ड वीडियो में बाकी जो बचा थर्ड वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।